नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो लेकर आ गए हैं आज, क्योंकि हमेशा की तरह हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स की। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने, उनको पाने का एक तरीका होता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग या सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के जरिए। और इसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ की हम बात करते हैं शो पर। और आज हमारे शो में ख़ास बात ये भी है क्योंकि हम महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवालों को शामिल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वो बचत से और एक गृह लक्ष्मी होने से आगे बढ़ सकती हैं और खुद अपने पैसों की बागडोर अपने हाथों में ले सकती हैं। बेहद खास शो है, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। हर बुधवार महिलाओं के लिए खास शो आधी आबादी के साथ सशक्तिकरण की बात। कला से अपना नाम बना रही है महिलाओं की कहानी। हुनरमंद महिलाएं संवार रही हैं लोगों की तकदीर। पेरेंटिंग प्रोडक्ट से देश विदेश में मिली नई पहचान। मिलाएंगे आपको नई तरह की महिला एंटरप्रेन्योर से। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए कहां आपको करना चाहिए निवेश। महिलाओं के लिए इंश्योरेंस आखिर क्यों है जरूरी। इसके अलावा निवेश की अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में क्या अभी सही मौका है पैसे लगाने का। ऊंची ब्याज दरों का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो क्या ये सही मौका है। इस पर विस्तार से बात होगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 9619873567। और आपके सवाल आपके फाइनेंशियल गोल्स से भी अगर जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आपको चाहिए कोई आर्थिक रणनीति, तो अपने सवाल आप भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि हम लाइव होते हैं और अपने सवाल भी अक्सर लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं। ख़ासतौर से यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल आप डालें। आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और कराएंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, तो यहाँ पर आज हमारी पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहाँ पर हम महिलाओं से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। और यहाँ पर हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर भी लाइव जुड़ गए हैं और इसको बदलकर हम विमेंस वेडनेसडे सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी जो पेशकश है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। और विमेंस वेडनेसडे में हम केवल महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करते हैं और साथ ही उन्हें बताते हैं अगर वो अपने आर्थिक लक्ष्यों को लेकर कहीं फंसी हुई है, आगे की रणनीति क्या होगी। हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज की इस चर्चा में हम उम्मीद करते हैं कि आपका नेटवर्क नहीं जाए। ठीक है, जब भी हम वेडनेसडे आते हैं, शिरकत करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क के इश्यूज होते हैं, पर बहरहाल चलिए शुरुआत करते हैं। और हेमा शाह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो शायद अपने सवाल हमसे पूछना चाहती हैं। नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा नाम हिमांशु शाह है। आपका नाम हिमांशु शाह है। क्या आपकी बीवी ने या आपकी घर की किसी महिला ने ये सवाल नहीं हमें भेजा था? नहीं, मैंने खुद भेजा था। अच्छा, तो हमारे पास जो नाम आया है वो हेमा के नाम से आया है, जिसके चलते हमने ये सवाल उठा लिया। बट बहरहाल बताइए, आपको शायद हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अपने लिए और टर्म इंश्योरेंस भी लेना है। जी 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 मैम, सही है। ओके। हिमांशु, आपके परिवार में आपके ऊपर कोई आर्थिक तौर पर जिम्मेदार है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कोई लोन? अभी मैं सिंगल हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है। ओके। आपने कोई होम लोन लिया हुआ है या किसी भी तरह की फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपके ऊपर? होम लोन है मेरा, वो मैंने क्लोज किया, मेरे कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है।
आपको जो टर्म प्लान लेना है उसका कवर आपने कितना आंका है? करीब 70 to 80 लाख का मैम। 70 से 80 लाख तक का आपको चाहिए। कोई रिसर्च की है आपने टर्म प्लान्स को लेकर? कुछ प्लान्स नैरो डाउन किए हैं अपने लिए? टाटा एआई का कुछ एक दो था, मतलब मैंने देखा था। मैं आपसे सलाह लेना चाह रहा था कि कौन सा बेहतर रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फैमिली फ्लोटर लेना है या आप इंडिविजुअल प्लान अपने लिए लेना चाहते हैं? इंडिविजुअल लेना मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। कंपनी कवर कर रही है मुझे, वो है करीब 3 लाख के। तो हाँ, लेकिन वो एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपको कवर कर रही होगी। जी, वो एक ग्रुप इंश्योरेंस के तहत आपको कवर कर रही होगी, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने अपने लिए भी एक इंडिविजुअल प्लान लेने के बारे में सोचा है। अधिकतर यही वो जगह है जहाँ पर लोग मार खा जाते हैं। उनको लगता है कि एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड कर रहा है और उतना पर्याप्त है। देखिए, 3 लाख का कवर है। जिस तरह से हम मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये वाकई कम पड़ सकता है। भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन आपके पास एक पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर अगर है तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फैक्टर भी आपके जहन में आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर्ष, तब सबसे पहले हम टर्म की बात कर लेते हैं। इनकी उम्र इन्होंने कहा है 34 साल की है, सिंगल हैं और कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। 70 से 80 लाख इन्होंने कहा अपने लिए कवर, लेकिन क्या इसको बढ़ाना चाहिए या जब मुमकिन हो तब बढ़ाना चाहिए? कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि आपको प्रीमियम थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। लेकिन अब हर सवाल ये भी है कि इतने तरह तरह के टर्म प्लान्स अवेलेबल है कि कोई भी जब खरीदने जाए तो कंफ्यूज हो जाता है। उसमें रिटर्न और प्रीमियम होते हैं, तमाम तरह के फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स के मुकाबले एक प्लेन वनीला टर्म कवर 70 से 80 साल तक का क्या लिया जा सकता है? जी हाँ कविता, अगर हम हिमांशु जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले हम अगर टर्म प्लान की बात करें तो आपने सही फरमाया कि आज की तारीख में क्योंकि वो 34 साल के हैं और वो आज अगर टर्म प्लान लेते हैं तो इनका जो भी प्रीमियम इनका 34 साल की उम्र के हिसाब से कैलकुलेट होगा, वही प्रीमियम इन्हें रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टेन्योर में भरना है। तो मान लीजिए इन्होंने 30 साल की पॉलिसी ली है, तो आज जो प्रीमियम तय होगा वही प्रीमियम उन्हें अगले 30 साल तक भरना है। अगर यही चीज वो डिले करते हैं, मान लीजिए कहते हैं कि आज मैं 70-80 लाख का ले लिया, आगे जाके मैं और बढ़ाऊंगा, तो आप 5 साल बाद आप जो एडिशनल पॉलिसी लेंगे उसका प्रीमियम आपका 39 ईयर्स की उम्र के हिसाब से कैलकुलेट होगा और वो आपको आजीवन भरना है। तो हिमांशु जी, मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि दो तरीके हैं। एक है कि आप अपनी इनकम का 10 टाइम्स गिन लें जो आपने किया है। आपने अगर आज 8.5 लाख रुपया साल का कमाते हैं तो आपने ये गिना कि 10 साल या 10 टाइम का कितना होता है, तो करीबन 80-85 लैक्स होता है। तो आप आज की तारीख में शुरू करने के लिए आप बेशक 10 टाइम ऑफ योर 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम ले सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल जो प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपकी उम्र के हिसाब से आपको 20 या 25 टाइम्स भी आपको आपकी इनकम का कवर दे सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक ऑप्शन है आपके पास कि 10 टाइम्स लें और आपके लिए फॉर द मोमेंट सफिशिएंट दिखता है क्योंकि आप पे और कोई डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ आपके शायद माँ बाप आपके ऊपर डिपेंड, आप सिंगल है, मैरिड नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो आपकी डिपेंडेंस कम है आज की तारीख में। आगे जाके जब आप लेंगे तो आपको प्रीमियम आगे के हिसाब से भरना होगा। तो अगर आपके पास वो सुविधा है आज की तारीख में, तो जितना मैक्सिमम कवर ले सकते हैं आपकी इनकम को ध्यान रखते हुए, उतना आप आज ले सकते हैं। जहां तक किस तरह का टर्म प्लान लेने की बात है, वो ये है कि प्लेन सिंपल वनीला टर्म प्लान लेंगे सबसे बेस्ट है। उसमें दो ऑप्शन है आपके पास में। एक है लिमिटेड पेमेंट, कि आप डिसाइड करते हैं कि मैं 5 या 10 साल या 15 साल ही पेमेंट करूंगा, कवर उसके बाद ऑटोमेटिक कंटिन्यू रहेगा लेकिन प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। दूसरा है रेगुलर पे पॉलिसी, जो आप अगर 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 30 साल तक प्रीमियम भरना है, तो उसका पर एनम जो प्रीमियम है वो कम होगा कंपेयर टू लिमिटेड पेमेंट। रिटर्न ऑफ प्रीमियम या और कोई वेरिएशन वाली है वो लेने की कोई जरूरत नहीं, प्लेन सिंपल रखे अपने इंश्योरेंस को, बहुत आपके लिए बेटर होगा। मेरी सलाह ये है कि एक, आप ये तय करें कि कितना कवर लेना है। दूसरा ये तय करें कि कितनी उम्र तक लेना है। क्या आप 60 की उम्र में अगर रिटायर होंगे तो आपको कवर सिर्फ 60 साल की उम्र तक चाहिए, या आपको कवर 65 या 70 तक एक्सटेंड करना है। उसके बियॉन्ड फ्रेंकली स्पीकिंग कोई कवर, लाइफ कवर की कोई जरूरत होती नहीं है। तो 70 ईयर्स तक मेरे हिसाब से मैक्सिमम अगर आप एज लेते हैं तो ठीक है। तीसरा आपको डिसाइड करना है कि किस तरह का लेना है। तो मेरा सजेशन यह है कि आप रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी लीजिए और वो प्लेन सिंपल वनीला विदाउट एनी वेरिएशंस, जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम या ऐसा कोई भी वेरिएशन है वो सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब चौथा आता है कि आप कौन सी कंपनी का लेंगे। तो देखिए, मेरी सलाह ये है कि आप टॉप 5-7 कंपनीज देखिए।
in terms of financial strength, in terms of market share, in terms of branding in that sense, in terms of claim settlement ratio. अगर आप टॉप की 5 कंपनियां लेते हैं जिसमें नाम आएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, टाटा, कोटक, एसबीआई, ये जो पॉलिसी, ये जो कंपनीज है, इनकी टर्म प्लान के प्रीमियम कंपेयर कर लीजिए, जिसका भी अच्छा लगे आपको, आप वो टर्म प्लान ले सकते हैं। अब आते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ में। हेल्थ इंश्योरेंस में आपने कहा कि आपके एक एम्प्लॉयर आपको 3 लाख की पॉलिसी देते हैं, तो ये आप भी जानते हैं और उसी तरह उसी लिए आपने क्वेरी दी है कि आपको अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाना है। तो आपके माध्यम से बाकी सब दर्शकों को भी यही कहूंगा कि अगर आपका इंश्योरेंस आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, खाली सिर्फ उसके थ्रू है, तो वो सही तरीका नहीं है। आपको अपना खुद का इंडिविजुअल मेडिकल कवर लेना होगा और वो अच्छी तरह से लेना होगा। ये नहीं कि आपने 3, 4, 5 लाख रुपए के ले ली तो इनसफिशियंट माना जाता है, गिवन कि मेडिकल इन्फ्लेशन कितना और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह, आपको छोटी छोटी बीमारियों के भी लाखों रुपए लग रहे हैं। तो आपको आज का कॉस्ट प्लस मेडिकल इन्फ्लेशन अगर देखते हैं तो जितना मैक्सिमम कवर परमिट होता है आप उतना ले सकते हैं। आपके लिए मैं एक आध कॉम्बिनेशन बता दूं, अगर आप बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप का कॉम्बिनेशन में आप 50 लाख या 1 करोड़ का कवर भी आज की तारीख में लेना इतना प्रोहिबिटिव नहीं है। जो बोलते हैं कि इतना कॉस्ट लगेगा, वैसा नहीं है। अगर आप इसे बेस पॉलिसी और सुपर टॉपअप पॉलिसी में कंबाइन करके लेते हैं, जिसमें बेस पॉलिसी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की ली और सुपर टॉपअप पॉलिसी जो वो 50 लाख या 1 करोड़ की भी लेते हैं, तो आपका ये कॉम्बिनेशन आपकी उम्र के हिसाब से करीबन 17,000 रुपए सालाना आएगा। तो इसमें से 12,000 रुपए आपका बेस पॉलिसी का होगा और 5,000 रुपया करीबन, जो मैं अगर 1 करोड़ की पॉलिसी में समझू सुपर टॉपअप, तो वो 5,000 रुपया सालाना आता है। तो 17,000 रुपए के कॉस्ट में आपको 1 करोड़ की पॉलिसी का कवरेज मिलता है। जितना जल्दी वो ले, क्योंकि पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होते हैं, बहुत सारी अलग चीजें जनरल इंश्योरेंस में, मेडिकल में आपको देखनी होती हैं। मैं 3-4 नाम कंपनियों के ले सकता हूं जो आप कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ कवरेज, जिसमें रूम रेंट की लिमिट्स नहीं है, जिसमें क्लेम रिसेटलमेंट रेशियोज अच्छे हैं, हॉस्पिटल नेटवर्क अच्छा है। तो एक है टाटा एआईजी की मेडिकेयर, दूसरी एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और तीसरी बजाज आलियांज हेल्थ कार्ड। और आपको अगर चेक करना है तो आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इन कंपनीज का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जो बाकी सब पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल नेटवर्क, तो और जो स्कोप ऑफ कवरेज विदाउट लिमिटेशन, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। हर्ष, मुझे ये जानना है, जो टर्म इंश्योरेंस को लेकर चुनाव किया गया है, और अधिकतर समय लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस अपने लिए लेना चाहते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना कितना ज़रूरी होता है और इसके अलावा आपको क्या क्या बातें देखनी होती हैं। और कई बार लोगों के दिमाग में ये भी एक माइंडसेट ये भी है लोगों का कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, या मान लीजिए अगर एलआईसी से आप टर्म प्लान लेते हैं तो वो भले ही आपको महंगा मिले लेकिन उनके क्लेम सेटल हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से कोशिश सभी की यही होती है, सभी इंश्योरेंस कंपनी की यही होती है कि जितना हो सके उतना क्लेम्स को सेटल करने की कोशिश की जाए। लेकिन फिर भी सरकारी कंपनियों के ऊपर जो उनका विश्वास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये विश्वास कितना सही है, क्या क्या बातें हैं जो शायद आपको ध्यान में रखनी होंगी? कविता, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें इंश्योरेंस की, तो करीबन 24-25 साल हो चुके हैं जहां पे प्राइवेट कंपनीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। बहुत अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो उसमें अगर हम एलआईसी की पर्टिकुलरली बात करते हैं, टर्म प्लान में उनका प्रीमियम प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्योंकि टर्म प्लान बहुत सिंपल प्रोडक्ट है कि आपको मान लीजिए 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया आपने, उसके लिए आपने 15,000 रुपया प्रीमियम भरा। अगर लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होती है तो परिवार को 1 करोड़ मिलना है, और नहीं होती है तो नहीं मिलना। इसमें कोई वैल्यू एडिशन इसके ऊपर नहीं है, कोई आपको फंड मैनेजमेंट स्किल्स या वगैरह है नहीं इसमें। तो प्राइमर फेसी फर्स्ट क्राइटेरिया ये कि अगर आपको कोई कंपनी का प्राइसिंग आपको 20% या कोई फर्क में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आप वो उतना ज्यादा क्यों देंगे। जहां तक क्लेम सेटलमेंट की बात है, तो जैसे मैंने कहा कि 20-25 साल हो चुके हैं प्राइवेट कंपनीज को एग्जिस्ट करते हुए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो उनका डेटा है वो आईआरडीए के एनुअल जर्नल में आता है, जहां आप देखेंगे कि 90-95% के ऊपर आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियोज दिख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कोई भी एक इंसान प्रीमियम ज्यादा देगा सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि मुझे क्लेम मिलने के चांसेस इस कंपनी में ज्यादा है। क्लेम का सेटलमेंट का जहां तक सवाल है, वो ये काफी हद तक निर्भर करता है कि आपने अपना प्रपोजल फॉर्म कैसे भरा है, सारी इंफॉर्मेशन आपने ऑनेस्टली डिस्क्लोज की है। अगर आपने पूरा प्रपोजल फॉर्म ढंग से और सारी जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली, करेक्टली और फुल्ली दी है, तो आपका
कोई कारण नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट होना चाहिए। अगर जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो सबसे बॉटम कंपनी है, मान लीजिए, उस कंपनी में भी आपने अगर अपना राइट। प्रपोजल फॉर्म ढंग से भर के सबमिट किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। चलिए, और इसके बावजूद भी अगर इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेने को लेकर आपके मन में सवाल हैं तो अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहरहाल शो को आगे बढ़ाते हुए यूट्यूब की हमारी एक दर्शक है संजीता साहू, जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और इनका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सवाल है। फंड्स इनके पास बहुत सारे हैं और सभी नाम हम स्क्रीन पे फ्लैश भी करेंगे, एक एक करके मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, हमारा समय काफ़ी निकल जाएगा। लेकिन 10 साल के लिए इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। इनके ऊपर लोन भी है जो इन्होंने हमें जानकारी दी है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का, और एसआईपी ये अपनी 10 साल तक करेंगी। इसके अलावा इन्होंने एबीएसएल की एक वेल्थ प्लान वाली पॉलिसी भी जो है वो लेकर रखी हुई है। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है हर्ष, और इसीलिए मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स नहीं है कि इनका उद्देश्य क्या है। क्या ये इस निवेश से, इस पोर्टफोलियो से अपने लोन को चुकाना चाहती हैं, या इन्होंने किसी और लक्ष्य के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है? क्योंकि फंड्स भी अगर आप देखें वो काफ़ी हद तक अग्रेसिव पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है। वो किसी को कंसल्ट करके बनाया है या नहीं हम नहीं जानते, बट मैं चाहती हूँ कि हम इनको जवाब 2 सिनेरियोज़ में दें। अगर ये अपना लोन के लिए चुकाना चाहती हैं, वो रणनीति अगर इनकी है तो किस तरह से पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाया जाए, और अगर वो नहीं है तो 10 साल के लिए ये फंड्स कितने सही होंगे? तो कविता, इन्होंने अपने सवाल में एक जरूर कहा है कि इनके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का लोन है, तो वो लोन चुकाने के हिसाब से ये अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाह रही हैं। लेकिन इन एनी केस अगर 19,000 रुपए की एसआईपी है आपकी, तो आपको 10 स्कीम की कोई भी फिलहाल मैम कोई भी तरीके में जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 स्कीम अगर ये मेंटेन करती हैं तो भी इनका पर्पस पूरा हो जाता है। तो मैं इनकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन्हीं में से 5 स्कीम शॉर्टलिस्ट करके बता रहा हूँ, ताकि आगे जाते हुए उसी में इन्वेस्ट करें, और बाकी जो स्कीम्स हैं उनमें से पैसे रिडीम करके इन्हीं 5 स्कीम में री इन्वेस्ट कर लें। सो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए जो आज की तारीख में ये 2,000 कर रही है। तो मैं अमाउंट और स्कीम्स दोनों का नाम बता दूं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 5,000, मेरा यहाँ से मिड कैप में 3,500, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड में 3,500, डीएसपी मल्टी कैप में 3,500, और 2 इनके पास सेक्टर फंड्स है, एक एचडीएफसी डिफेंस एंड टाटा डिजिटल इंडिया। सो कोई भी एक फंड रखें, दोनों में से एक सेक्टर फंड ही रखें। अगर ये डिफेंस में ज्यादा कंफर्टेबल है तो एचडीएफसी डिफेंस कंटिन्यू कर सकती है, अगर इन्हें टेक्नोलॉजी फंड चाहिए तो टाटा डिजिटल टेक्नोलॉजी। दोनों में से कोई भी एक फंड रखें, उसमें 3,500 रुपए निवेश करें, बाकी स्कीम में से रिडीम करके इन्हीं 5 में री इन्वेस्ट कर दें, और 2 साल बाद एक बार फिर से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकती हैं। चलिए, हमें और भी दर्शकों के सवाल लेने हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। और संजीता को जो पोर्टफोलियो अभी आपने रेकमेंड किया है उसमें से आपने बहुत सारे फंड्स में से निकलने की भी सलाह दी है। एक सवाल थोड़ा सा संजीता के पोर्टफोलियो पे मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। जिन फंड्स में से आपने निकलने की सलाह दी है उनमें से क्या पूरी तरह से पैसा निकाल लेना चाहिए और निकाल के जो फंड्स अब आपने चुने हैं उनमें डालें, क्योंकि एसआईपी कर रही हैं तो हर एसआईपी को लगभग 1 साल का समय देना होगा? क्या जी नहीं, मैं नहीं मानता कि उन्हें सिर्फ एग्जिट लोड बचाने के लिए उन्हें स्कीम्स में बने रहें। मुझे लगता है ये अभी भी रिडीम करके ये इन 5 स्कीम्स में अपना निवेश री इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। इनके बहुत टाइम हुआ नहीं है स्टार्ट करते हुए, तो ज्यादा फंड वैल्यू है नहीं, तो अभी भी रिडीम करके अभी ही इसे अगर कंसोलिडेट कर ले तो इनके लिए बेटर होगा। तो ये सलाह पूरी तरह से संजीता साहू के लिए। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल के जवाब हम दे रहे हैं। फोन लाइन पर अब दर्शक जुड़ेंगे हमारे साथ, और इस बीच अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो अपने सवाल व्हाट्सएप करें, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और शो में आगे आपको बताएं, क्योंकि हम विमेंस वेडनेसडे कर रहे हैं, तो हमारे साथ टेक एंटरप्रेन्योर जैसे क्षेत्र की नामचीन और प्रख्यात महिलाएं भी जुड़ेंगी, और साथ ही प्रिया मलिक से भी आपको मुलाकात करवाएंगे। और इन सब से हम बात करने वाले हैं आज महिला आर्थिक आज़ादी पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुकेश देशमुख साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं इस वक्त। नमस्कार। नमस्ते सर। आप जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपने कुछ फंड्स में निवेश किया हुआ है, आप 2017 से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं,
और 27,500 रुपए की आपकी टोटल SIPs है म्यूचुअल फंड्स में। आपने अब तक अपने पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू भी हम तक पहुंचा दी है। डिटेल्स तो आपने काफ़ी सारी हमें दी हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ये मुझे बताइए कि आपने जो फंड्स इकट्ठा किए हैं ये आपने खुद रिसर्च किए सर? या मैंने खुद रिसर्च किया है। नॉर्मली मैं थोड़ा सा टीवी देख के ही मैंने थोड़ा सा मेरा पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स इंक्लूड है। तो अभी मुझे ये पता करना है एक्सपर्ट से कि मेरा ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा म्यूचुअल फंड अभी कैसा है, या कुछ फंड मुझे स्विच करने चाहिए। मेरा जो प्लानिंग है वो ड्यूरिंग रिटायरमेंट आई शुड गेट मिनिमम 1 करोड़। आप रिटायर कब होने वाले हैं सर? 2034। और तब तक 1 करोड़ रुपए की राशि आपके लिए पर्याप्त होगी? हाँ, मिनिमम 1 करोड़। तो मतलब अभी करंट मेरा जो अभी इन्वेस्टमेंट है उससे मेरा मतलब कितना होने वाला है, एंड फर्दर अगर मैं 2 करोड़ के लिए प्लानिंग करता हूँ तो मुझे कितना करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट? ठीक है, SIP मुझे स्टेप ऑन करना है। वो आपका पोर्टफोलियो हम चेक करा देंगे, आपको बता भी देंगे कि अगर 1 CR हो या 2 CR हो प्राप्त करना है तो कितना निवेश बढ़ाना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जो अभी का हर महीने का खर्चा है उसमें आप 7 से 8% महंगाई को पकड़ो, और उसके बाद आप ये बताओ मुझे कि लगभग 10 साल के बाद जो राशि आपने तय की है 1 CR 2 CR, क्या वो पर्याप्त है? क्या वो काफ़ी होगी? क्या आपने वो कैलकुलेशन की है? क्योंकि उस वक्त के 1 करोड़ 2 करोड़ की अभी आपको वो अमाउंट बड़ा लग रहा है ना 1 CR 2 CR का सर। 10 साल के बाद तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। राइट। तो हो सकता है आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े। तो क्या आपने अपने हर महीने के खर्चों को आंका है? उन खर्चों में आपने इन्फ्लेशन को काउंटिंग किया है? और आप शायद अर्ली रिटायरमेंट की भी बात अभी ठीक है जी बोलिए। हाँ, मैंने मैपिंग करके 1 करोड़ बोला था, बट जैसा आप बोला है कि यस आई एम ऑल्सो एग्री दैट कि 1 करोड़ सफिशिएंट नहीं होगा। तो मुझे मतलब प्लानिंग थोड़ा जो है रिटायरमेंट का वो बढ़ाना है। तो अगर मैं 2 करोड़ का मेरा रिटायरमेंट का प्लानिंग मैं मतलब प्लान करता हूँ तो वो फिलअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा फिर पोर्टफोलियो में कैसा मुझे बैलेंस करना है, स्टेप अप क्या कितना करना है, और अभी जो मेरे फंड है वो फंड कैसे है, मतलब कुछ चेंज करने हैं या मेरे फंड अभी अच्छे हैं? एंड एक आपको इसी पोर्टफोलियो में से हाँ पूछिए। हाँ, और एक मल्टी कैप फंड मुझे ऐड करना है। तो मैंने मेरे ईमेल में दिया है कि मैंने दो रिकमेंड किए, उसमें से मुझे कौन सा लेना है, या अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपर्ट से मुझे जानना है कि एक मल्टी कैप फंड में मैं SIP शुरू कर सकता हूँ क्या, या ये 7 SIP जो अभी मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट है? आपको इसी पोर्टफोलियो में से अपने रिटायरमेंट के बाद खर्चों के लिए पैसे भी चाहिए होंगे? हाँ ठीक है, ऑलराइट। हर्ष, आपके पास मैं आऊंगी। तो क्लियरली गोल्स को लेकर शायद इनको रिवर्क करना पड़े, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 2 CR का टारगेट हम फिर भी पकड़ कर चले। अब उसके लिहाज से निवेश कितना बढ़ाना होगा? 10,000 रुपये और निवेश कर सकते हैं। बाकी मल्टी कैप फंड भी पोर्टफोलियो में इनको जोड़ना है। ऑलरेडी पोर्टफोलियो में इनके पास 7 फंड हैं, जिसमें से बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं, शायद ज़रूरत भी नहीं है। कुछ फंड्स परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, उसमें से भी शायद ये निकलना चाहते हैं। बताइए। देखिए कविता, अगर हम लक्ष्य की बात करें कि 8 साल में इन्हें 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया चाहिए, अगर अभी जो इनका कॉर्पस है 22.7 लाख इनका करंट कॉर्पस है, प्लस ये 37,500 हर महीने का कर सकते हैं। ये 27,500 कर रहे हैं अभी, और इन्हें 10,000 से बढ़ाना है। अगर मैं ये 22,70,000 प्लस 37,500 की SIP देखूं तो 8 साल में 12% से इनका 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा होता है। तो अगर इन्हें 2 करोड़ चाहिए तो इनकी SIP इन्हें डबल से थोड़ी ज्यादा और बढ़ानी होगी। जहां तक इनके फंड सिलेक्शन का सवाल है, पहली बात, मैं इनके एग्जिस्टिंग 7 स्कीम में से मैं 4 रिटेन कर रहा हूं और 1 मल्टी कैप इनके लिए ऐड कर रहा हूं जो ये चाह रहे हैं। तो जो 37,500 इन्हें निवेश करना है हर महीने का, उसका 7,500 रुपया इन 5 स्कीम में ये निवेश करेंगे। HDFC टॉप 100 जो इनके पास ऑलरेडी है वो कंटिन्यू करें, अमाउंट को 7,500 कर दें। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो अभी एक्चुअली मेरा लार्ज एंड मिड कैप हो गया, उसमें 7,500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HSBC वैल्यू फंड। तो ये 4 स्कीम्स इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है जो ये कंटिन्यू करेंगे और उसमें 7,500 की इन्वेस्ट करेंगे। एक स्कीम जो ये ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में वो है ICICI अप्रूव मल्टी कैप फंड, उसमें बाकी का 7,500 करेंगे। जो इसके अलावा इनके पास जो स्कीम्स हैं आज की तारीख में, मैं सुझाव दूंगा कि कुछ निकाले ना,
उसमें ही बने रहें, क्योंकि ये 2017 से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें एक अच्छा खासा कॉर्पस बन गया है। तो फिलहाल के लिए आप उसमें जो इन 5 स्कीम के अलावा जो भी आपका पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम्स हैं, उसमें जितना इन्वेस्टमेंट है वो वैसे ही बने रहे, उसमें से निकालें ना। आगे जाके जब आप रिटायरमेंट के पास पहुंचेंगे और तब आपको इक्विटी डेट का एलोकेशन चेंज करना होगा, तब आप उसमें से जो भी चेंजेस कर रहे हैं उस समय करिए। ऑलराइट, आपको और कोई सवाल पूछना है? थैंक यू मैडम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टीकूराम जी का सवाल मैं लेती हूँ, फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। टीकूराम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कहाँ से बोल रहे हैं सर? आवाज आ रही है, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर, आपने अपने पोर्टफोलियो में पराग पारे का फ्लेक्सी कैप रखा है, एसबीआई का स्मॉल कैप रखा है और क्वांट का भी स्मॉल कैप रखा है। 12 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 5,000 रुपये आप और डालना चाहते हैं और 1 ही महीना हुआ है इन्वेस्टमेंट शुरू किए। हाँ सर, बिल्कुल। अभी कहाँ, किसने आपको सलाह दी इन फंड्स में डालने के लिए पैसे? ये मैम ऐसे ही जैसे आपका शो देख के या और ऐसे मतलब देख के ही किया है मैम। ठीक है। और 12 साल के बाद जो कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा सर, वो कितना होगा? ये 20-25 लाख। 20-25 लाख रुपए। जी मैम। ठीक है। और चलिए बताते हैं आपको किस तरह से अपने निवेश को आगे बढ़ाना है और 5,000 रुपये भी जो आपको इन्वेस्ट करने वो कहाँ कर सकते हैं। हर्ष, बहुत दर्शक आजकल हमें इसी तरह के सवाल भेज रहे हैं जहां उन्होंने शो देख कर जो फंड्स रेकमेंड किए हैं एक्सपर्ट्स के ज़रिए उन्हें अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया है, अपने लिए भी रिकमेंडेशन समझकर। तो मेरे ख्याल से ऐसा दर्शक बहुत करते हैं। बताना ज़रूरी होगा कि जो सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो उस दर्शक के लिए स्पेसिफिक सलाह है, क्योंकि उनके अपने लक्ष्य होते हैं, उनके अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनकी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। किसी और को जो फंड्स रेकमेंड किए गए हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं या आपके लिए भी वो फायदेमंद हो। हालांकि आपने जो अपने पोर्टफोलियो में फंड डाल रखे हैं टीकूराम जी, वो सभी बेस्ट परफॉर्मेंस फिलहाल दे रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर मे बी एसबीआई स्मॉल कैप, जहां पे इस पूरी कैटेगरी में थोड़ी सी फंड के लिहाज से अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है। बहरहाल 12 साल का समय और 5,000 रुपये की एसआईपी और फंड्स, बताइए फिर हर्ष। तो देखिए कविता, इनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, 1 फ्लेक्सी कैप है और ये टोटल अभी 5,000 कर रहे हैं, 5,000 और बढ़ाना है। तो मेरी सलाह ये रहेगी आगे जाते हुए पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 स्कीम रखें, ये दोनों स्मॉल कैप हटा दें, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते या सिर्फ नाम सुन के इन्वेस्ट किए हैं। तो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,000 और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में 5,000, ऐसे 2 स्कीम में ही ये अगर 10,000 रुपए निवेश करें तो इनके लिए पर्याप्त होगा। बाकी एसआईपीस वो बंद कर सकते हैं और फंड इन्हीं 2 स्कीम में डाइवर्ट करके इसी में कंसोलिडेट कर सकते हैं। राम जी, कोई सलाह, कोई सवाल आपको पूछना है हर्ष से? मैम मेरा एक सवाल है, अगर मेरे पास जैसे लमसम करना हो तो किस में करूं? जैसे मेरे पास सैलरी से जो पैसे या बचेंगे उसमें मेरे को लमसम करना है तो किस में कर सकते? लमसम कितने साल तक करेंगे? 12 साल तक ही करेंगे? हाँ 10-12 साल। ठीक है। लमसम के लिए क्या यही फंड्स का इस्तेमाल करें हर्ष? जी हाँ, हमें अमाउंट एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अगर आप आज की तारीख में 1 फ्लेक्सी कैप और 1 मल्टी कैप रखते हैं तो आपको मार्केट के लगभग सारे सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर मिल गया है। तो फिलहाल इन्हीं 2 स्कीम्स पे रखें और फिर बाद में जाते हुए अगर ये एसआईपी बढ़ा रहे हैं तब कोई दूसरी स्कीम का कोई दूसरे सेगमेंट की ऐड करेंगे तब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट टीकूराम जी। आखिरी सवाल शो का मैं लेना चाहूंगी पंकज बंसल का। इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है, हर्ष आपके पास होगा। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस से लेना चाहते हैं और सर्वाइकल और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है इनके एक फैमिली मेंबर को और प्राइमरी स्टेज पर है हालांकि, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को ये बात बताएं कि ना बताएंगे तो शायद प्रीमियम महंगा होगा, पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इनका सवाल है। और फिलहाल जो है किस तरह से इन्हें अपने लिए इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स कह तो रहे हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने में, लेकिन हाँ बता देना, डिस्क्लोजर दे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर्ष।
जी हाँ कविता, सो आप जब इंश्योरेंस खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी उस बेसिस पे देती है जो इन्फॉर्मेशन आप कंपनी को डिस्क्लोज करते हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपकी बेसिक ड्यूटी है कि आप सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड फुल्ली, ये नहीं कि आप थोड़ी भी कम इंफॉर्मेशन दें, आप सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली जैसी है विद डॉक्टर कंसल्टेशन पेपर्स आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल स्टेज पे देंगे। अगर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करती है तो ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने अगर गलत इंफॉर्मेशन देके पॉलिसी तो ले ली, लेकिन क्लेम के टाइम में आपका अगर रिजेक्शन होता है तो आपको अच्छा नहीं लगने वाला। तो हमेशा ये कहते हैं कि ये बेटर है कि आपको पॉलिसी ना मिले, इससे इससे बेहतर कि भाई आप पॉलिसी ले लें और फिर आपको क्लेम ना मिले। तो क्या बेटर है? इससे अच्छा तो पॉलिसी ना मिले वही बेटर है, क्योंकि आगे जाके आपको निराश नहीं होना है। तो आप आपकी जो सिचुएशन आज की तारीख में, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्टर कंसल्टेशन पेपर के साथ में सारा सबमिट कर दीजिए कि प्राइमरी स्टेज पे है और ये अभी अभी डायग्नोस हुआ है। लेट द इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड कि उनको ये पॉलिसी किस टर्म्स पे देनी है, या तो देनी है नहीं देनी है, अगर आपको प्रीमियम बढ़ा के देनी है या वेटिंग पीरियड बढ़ा के देना है, क्या करना है, लेट द इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड। इन एनी केस आपके बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका तो इंश्योरेंस आपको लेना ही है, तो साथ में अप्लाई करें। अगर इंश्योरेंस कंपनी एक ही स्पेसिफिक मेंबर को एक्सक्लूड करके बाकी को कवर देती है तो आप वैसे प्रोसीड करिए। अगर प्रीमियम बढ़ा के देती है तो, या वेटिंग पीरियड का कोई क्लॉजेस लगाती है, तो वो आप उस समय डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन बेशक आपको सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए। बिना इंफॉर्मेशन के पॉलिसी लेंगे तो क्लेम रिजेक्शन होने का बहुत बड़ा खतरा आपके पास हमेशा रहेगा। तो ये सवाल का जवाब पंकज बंसल को, और इंश्योरेंस को लेकर इस तरह के आम सवाल हैं जो लगातार आते रहते हैं। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिले को हम यहीं थामते हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की आपने हमारे साथ। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर और हमारा यूट्यूब जहां पर आपको सवाल अपने हम तक पहुंचाने हैं। ब्रेक के बाद विमेंस वेडनेसडे में बेहद खास पेशकश, सशक्त महिलाओं की एक झलक आपको बताएंगे, उस तरह की महिलाओं से मिलवाएंगे जिनकी कामयाबी की कहानी जानकर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। नैया सगी और प्रिया मलिक हमारे साथ जुड़ेंगी, जो अपनी करियर ग्रोथ के बारे में बताएंगे, अपने एम्पावरमेंट के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको भी टिप्स देंगे। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, अपना खुद का कुछ कारोबार, व्यवसाय या कामकाज शुरू करना चाहती हैं, इनसे सीखें ब्रेक के बाद।